हेलो एवरीवन, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। और आज हम लोग कर रहे हैं दोस्तों अपनी क्रैश कोर्स का नेक्स्ट वीडियो। और यहाँ पे हमारा जो मेजर फोकस होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑन बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठा के देखो ना, तो बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज ये दो सेक्शन ऐसे होते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। प्रीलिम्स में तो यहां से जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड आते हैं, लेकिन मेंस में कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। और अभी तक जो हम लोग कर चुके हैं अपनी क्लासेस में, ये सब टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम के अंदर वी हैव कवर्ड मेनी थिंग्स लाइक पिरामिड, फूड चेन, फूड वेब का कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेशन, हाउ डज इट टेक प्लेस। एक्वेटिक इकोसिस्टम हम लोगों ने कल किया था, जिसमें वी हैव कवर्ड लेक्स, वेटलैंड, एस्चुरीज, वो हम लोगों ने कल किया था। यूट्रोफिकेशन वाला हम लोगों ने यहीं पे किया था। बायोजियोकेमिकल साइकिल में हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल भी हैव कवर्ड, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, दैट इज आल्सो कवर्ड। बायोटिक इंटरेक्शन भी हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन हम लोग यहाँ पे कर लिया है। तो दोस्तों आज अपना फोकस होने वाला है बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। यहां पे मैं इसका करंट अफेयर ऐसा इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे और करंट अफेयर्स करेंगे तब उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, मे बी 2-3 लेक्चर के बाद। लेकिन आज हम लोग मेजरली कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो करंट अफेयर अपने आप ही ऐड हो जाता है। इट्स लाइक अ मूवी। एक बार अगर आपको मूवी की स्टोरी अगर अच्छी लगती है ना, तो फिर आपको कैरेक्टर्स के नाम अपने आप याद हो जाते हैं, इवन आपको कैरेक्टर्स के डायलॉग भी याद हो जाते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मीन्स द स्टोरी। यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी फर्स्ट, विच इज आवर फंडामेंटल पार्ट। फिर बाद में उसके ऊपर हम लोग करंट अफेयर को डेफिनेटली पुट ऑन कर सकते हैं। चलिए, तो बायोडायवर्सिटी से शुरू करते हैं। बायोडायवर्सिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? बायोडायवर्सिटी मीन्स बेसिकली वैरायटी। When we talk about biodiversity, so it's a combination of two words. One is bio. Bio means life. Diversity means variety. Different varieties of life. और ये varieties क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि जो कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या बात कर सकते हो? यस, वो भी डिफरेंट होती हैं ऑब्वियसली। आप सोइल की बात कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल। यस, आप न्यूट्रिएंट्स की बात कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो लाइफ को इंपैक्ट करते हैं। बताइए, सीधी सी बात है, आपको जो पोलर बेयर है वो कहां मिलेगा? वो आपको पोल्स के अंदर मिलेगा। आपको इक्वेटर पे तो पोलर बेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो पोलर बेयर के लिए कंडीशन चाहिए वो वहां पे हैं। वो आपके इंडिया में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, इक्वेटर पे नहीं है। और जो कंडीशन जिस पर्टिकुलर वेजिटेशन के लिए, फ्लोरा फोना के लिए ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेगा, वो आपको टेम्परेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए उस टाइप का टेम्परेचर चाहिए होता है, सोइल चाहिए होती है। तो पूरी दुनिया में जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं, दे वेरी। दैट इज व्हाई लाइफ आल्सो वेरीज। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज ऑफ लाइफ इज एक्चुअली कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। एक तो बेसिक सा सिंपल ये कॉन्सेप्ट समझना है। अब जैसे डॉग्स का एग्जांपल लेते हो, डॉग्स का एग्जांपल ले सकते हो। हमारे पास कितनी वैरायटी होती है डॉग्स की, है ना? हमारे पास बुल डॉग होता है, हमारे पास जर्मन शेफर्ड होता है, पूडल होता है, लैब्राडोर होता है। ये वैरायटी ऑफ लाइफ ही तो है। कितने डिफरेंट तरह के बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, कितने डिफरेंट तरह के ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या है? ये वैरायटी ही तो है ऑफ लाइफ की। तो वैरायटी ऑफ लाइफ इज बेसिकली कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। पहले तो आपके सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यह समझना पड़ेगा। लाइफ मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है। जो कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम सीबीडी भी कहते हैं, इसको हम लोग बाद में करेंगे जब मैं आपको इनिशिएटिव्स वगैरह बताऊंगा इंटरनेशनल। इसका आर्टिकल जो 2 है वो बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करता है। आर्टिकल ये कहता है दैट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि लाइफ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होती है ना, नॉन लिविंग में थोड़ी होती है। फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड अदर इक्वेटिक सिस्टम and the ecological complexes of which they are part. This include diversity within species, diversity between species and diversity between ecosystems. मतलब किसी भी तरह की वैरायटी हो, वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी हो सकती है, मरीन के अंदर भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी।
तो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट वैरायटीज, इन जनरल वी हैव थ्री टाइप ऑफ वैरायटीज. फर्स्ट इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी. ये तो सिंपल सा है, इसको समझने में कुछ मुश्किल नहीं है. अलग अलग तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं. वी हैव डॉग्स, वी हैव कैट्स, वी हैव ह्यूमंस, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स. दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी. सिंपल, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज डाइवर्सिटी. एक अपने आप आती है जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी मींस यहां पे स्पीसीज एक ही हो सकता है, देयर इज ओनली वन स्पीसी, लेकिन उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर चेंजेस होते हैं. जैसे डॉग्स, हमारे पास कितने तरह का डॉग है? हमारे पास पूडल है, अपने पास जर्मन शेफर्ड है, गोल्डन रिट्रीवर है, डिफरेंट टाइप ऑफ डॉग्स. स्पीसीज तो एक ही है ना, विच इज डॉग. उसकी वैरायटीज अलग अलग हैं. दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. कैट्स की कितनी वैरायटी मिलती हैं, राइट? तो जीन्स के अंदर चेंजेस होते हैं. और ये जीन्स के अंदर चेंजेस क्यों होते हैं? इट इज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स. जैसे आप बात करें, एक डॉग है, जैसे मान लो आप जो है हस्की डॉग की बात करते हो. हस्की, हस्की जो डॉग है वो यूजुअली आपका ठंडी जगह पे पाया जाता है, ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स पे पाया जाता है. तो हस्की जो डॉग होता है उसकी जो स्किन होती है, जो फैट होता है, वो काफी थिक होता है. उसके ऊपर जो कोट होता है, हेयर जो कोट होता है, वो भी काफी थिक होता है, क्योंकि ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको वो चाहिए. लेकिन जो ट्रॉपिकल एरियाज में जो डॉग होंगे उसके ऊपर जो फैट की जो लेयर होती है वो उतनी थिक नहीं होती है, क्योंकि उसको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो स्पीसीज तो एक ही है, जस्ट बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स आर डिफरेंट, so their genes also change over a period of time as a part of evolution, and we have a different variety of the same species. That is called genetic diversity. जेनेटिक, जैसे होमोसेपियंस है, वी आर वन स्पीसी. इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब जो है होमोसेपियंस हैं, बट हमारे अंदर भी जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है. इफ यू गो टू द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक वैरायटी होती है. और जब जीन्स के अंदर चेंजेस होते हैं तो यू कैन क्लियरली सी द चेंजेस इन द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑल्सो. जैसे आपका हेयर कैसा होगा, आपकी आईज कैसी होंगी, आपकी फेस की शेप कैसी होगी, आपकी हाइट कैसी होगी, स्किन का कलर कैसे होगा, आप कौन सी डिसीज के लिए ज्यादा प्रोन होते हो. ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली डिसाइडेड बाय द जेनेटिक चेंज. आप यूरोप के अंदर जाते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर. इंडिया में डिफरेंट, इंडिया में भी बहुत जो है वैरायटी पाई जाती है. इसलिए हम लोगों ने जो है एक जीनोम प्रोजेक्ट भी चलाया हुआ, इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट. इंडिया में जो लाइफ की डाइवर्सिटी है उसको स्टडी करने के लिए. अगर आप अफ्रीका में जाते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलती है, राइट? तो एक ही स्पीसी में जेनेटिक चेंज होने की वजह से जो वैरायटी मिलती है उसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. और इकोसिस्टम तो सिंपल है, इट्स सिंपल. जीनो, ठीक है, क्या रहता है उसमें? ठीक है, क्या रहता है उसमें? डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम अपने पास होते हैं. हमारे पास माउंटेन होता है, रिवर्स, वेटलैंड्स, डेजर्ट, कोरल रीफ, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम. तो उसकी जो डाइवर्सिटी होती है उसे हम लोग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने पास आता है बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एंड द मेजर्ड ऑन टू कंपोनेंट्स, रिचनेस एंड इवननेस. ये क्या होता है? रिचनेस और इवननेस क्या होता है? रिचनेस सिंपली मींस डिफरेंट टाइप्स. Different types. It is expressed as the number of the species found in the community. Community क्या होता है हम लोगों ने देख ही लिया था. Community is a combination of different population. और एक कम्युनिटी के अंदर जितने ज्यादा स्पीसीज होंगे उतनी ही ज्यादा रिचनेस होगी. जैसे इफ यू टॉक अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां पे यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, तो रिचनेस ज्यादा है. बट इफ यू गो टू द टुंड्रा, इफ यू गो टू द टाइगा, वहां पे एक ही तरह के जो है प्लांट स्पीसीज आपको देखने को मिलते हैं, तो रिचनेस वहां पे कम है. सेकंड अपना आता है इवननेस. इवननेस इज ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ द स्पीसीज, बट इसका मतलब वो होता है प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीसीज. कि जैसे पर्टिकुलर एरिया की हम लोग बात करें, वहां पे सपोज करो वहां पे देयर आर 10 स्पीसीज, और उनकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी आपस में प्रोपोर्शनल है. ऐसा तो नहीं है कि एक स्पीसी आपको जो है वो 1000 की संख्या में मिल रहा है और दूसरा सिर्फ 1 मिल रहा है वहां पे. तो इवननेस नहीं है वो. इवननेस मींस प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीसीज
or functional groups present on a site, the more equal species are in a proportion to each other, the greater the evenness of the site. A site with low evenness indicate that a few species dominate the site. Obviously, किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर एक ही स्पीसीज ज्यादा होगा और बाकी दूसरे कम होंगे, तो इसका मतलब एक स्पीसीज डोमिनेट वहां पे कर रहा है। जैसे ग्रासलैंड के अंदर ग्रास डोमिनेट करती है, वहां पे दूसरे ट्रीज जो है वो कम रहते हैं। तो ये मतलब है इसका। Then we have alpha diversity, beta diversity और gamma diversity. Alpha diversity is basically the richness and the evenness of individual within the single habitat unit. एक ही इकोसिस्टम के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है। बीटा में हम लोग दो इकोसिस्टम को कंपेयर करते हैं, और गामा डाइवर्सिटी का मतलब यह है कि एक ही लार्जर इकोसिस्टम के अंदर, एक ही लार्ज लैंडस्केप के अंदर कितने इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं, दैट इज गामा डाइवर्सिटी। ओवरऑल डाइवर्सिटी हम लोग बात करें, जैसे दिस फिगर हैज बीन टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी। अल्फा डाइवर्सिटी मतलब एक ही जगह पे, गामा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी मतलब हम जब दो को कंपेयर करते हैं, और गामा डाइवर्सिटी मींस ऑल इकोसिस्टम्स आर कंपेयर्ड अंडर गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है। हालांकि ये जो एक्ट वगैरह है हम लोग बाद में करेंगे, बट थोड़ा सा आपको बता देता हूं। हमारी सरकार ने किया हुआ है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, इसके अंदर जो है वी हैव 3 काइंड ऑफ अथॉरिटीज। वी हैव नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यह है कि जो अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज होती है उसको प्रोटेक्ट करना है, जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। एंड अगर लोकल कम्युनिटी के रिसोर्सेज का हम लोग यूज करते हैं और उससे हमें जो बेनिफिट होता है, उस बेनिफिट को हम लोग जो है शेयर करेंगे लोकल लोगों के साथ। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, और दैट इज द पर्पस ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। राइट, क्योंकि लोकल बहुत ट्रेडिशनल नॉलेज होती है हमारे पास। आपको कोई डिसीज हो जाता है तो आप अपने, जैसे हल्दी आपने लगा लिया, या कोई लोकल आपने किसी जो है जड़ी बूटी का यूज कर लिया, तो अगर फ्यूचर में उसका यूज कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है, तो दैट बेनिफिट इज एक्चुअली मस्ट बी शेयर्ड विद द लोकल कम्युनिटी, सो दैट देयर, बिकॉज वी आर यूजिंग देयर ट्रेडिशनल नॉलेज, तो बेनिफिट उनको भी दिया जाना चाहिए। राइट, बिसाइड्स दिस, ये जो एक्ट है, it also has provisions for notifying heritage site by state government in consultation with the local body. तो हेरिटेज साइट का जब किसी को दर्जा दे दिया जाता है तो उसको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। ये साइट बेसिकली यूजुअली ऐसी होती है जहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है और जिनके ऊपर बहुत ज्यादा थ्रेट भी होता है, तो उसे हेरिटेज का दर्जा तो है दे दिया जाता है। ठीक है, दिस एक्ट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क to realize the objective of the UN Convention of the Biological Diversity 1992। तो जो CBD है 1992, याद करिए, ये है अपना रियो समिट, अर्थ समिट, जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज के लिए भी हम लोगों ने काम किया था और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी किया था। तो जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं जिनका इंडिया एक पार्ट होता है, तो उस इंटरनेशनल अग्रीमेंट को इंडिया के अंदर लागू करने के लिए हमारी पार्लियामेंट एक्ट पास करती है। इसे रेटिफिकेशन कहते हैं। जब तक रेटिफिकेशन नहीं होता तो इंटरनेशनल ट्रीटी को आप इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो 1992 का जो सीबीडी था रियो अर्थ समिट के अंदर, उसे इंडिया में लागू करने के लिए इन 2002 वी हैव पास दिस एक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया है, कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ दिस, यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। जैसे वो हल्दी वगैरह का एग्जांपल आप यहां पे दे सकते हो। यहां पे कॉन्सेप्ट आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट गिवन बाय मिस्टर नॉर्मन मेयर इन 1988। आपको जनरल साइंस में बता देता हूं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हॉटस्पॉट और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं। ये वो प्लेसेस होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, बट दैट डाइवर्सिटी इज एक्चुअली अंडर थ्रेट। तो इसका कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है, इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स विच शुड बी मोर देन 0.5% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एज एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है जो कहीं और पे नहीं पाया जाता, वो किसी पर्टिकुलर हैबिटाट का ही यूनिक होता है, वो दुनिया में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा।
दैट इज फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया, इट शुड बी अंडर थ्रेट। तो 70% ऑफ ओरिजिनल हैबिटाट इज एक्चुअली लॉस्ट, और तब हमें रियलाइज होता है कि यार अगर इसकी प्रोटेक्शन हम लोगों ने नहीं किया तो ये पूरा लॉस हो जाएगा। उस केस में वी एक्चुअली डिक्लेयर दैट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इट नीड्स हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। तो इंडिया में एज पर एनसीईआरटी वी हैव 3 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ईस्टर्न हिमालय विच इंक्लूड्स अरुणाचल प्रदेश, बर्मा, ईस्टर्न नेपाल। इंडो बर्मा विच कवर्स पूर्वांचल हिल्स, जिसमें अपना नागा हिल्स, मिजो हिल्स वो सब आ जाती हैं। अर्कन योमा पार्ट ऑफ म्यांमार, ईस्टर्न बांग्लादेश एंड द वेस्टर्न घाट एंड द श्रीलंका। एज पर आवर एनसीईआरटी वी हैव 3 हॉटस्पॉट। एक जो अपना हो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है वो सुंडा लैंड का भी आता है, जिसके अंदर अपना अंडमान निकोबार कवर होता है। ठीक है, तो इंडिया का बिल्कुल हल्का सा पार्ट आता है अंडमान निकोबार, जो कि सुंडा प्लेट के ऊपर बना हुआ है। तो उसको भी आप कवर कर सकते हो अगर आपको फोर्थ इंक्लूड करना है। अगर मेजरली जो इंडिया का पार्ट कवर होता है, दीज आर द 3 एज पर आवर एनसीईआरटी। चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया। देखिए सुंडालैंड जो मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला जो हिस्सा कवर होता है सुंडालैंड, ये तो अपना आगे इधर से वेस्टर्न घाट वाला पार्ट एंड श्रीलंका, अपना इधर से आ गया ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा वाला रीजन आ गया। ठीक है, और इधर से अपना आ जाता है ये वाला जो हिसाब देख रहे हो, ये आपका सुंडालैंड वाला रीजन है। इसके अंदर अपना अंडमान निकोबार यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन विच इज सुंडालैंड, इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द निकोबार आइलैंड। ये आपको पता होना चाहिए अगर आपको फोर्थ इंक्लूड करना है तो। बाकी तो अपना इंडो बर्मा रीजन इधर से आ गया, ईस्टर्न हिमालय अपना इधर से आ गया, वेस्टर्न घाट वाला अपना हिस्सा जो है इधर से आ गया। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हो। Indo-Burma region encompasses several countries. It is spread from eastern Bangladesh to the Malaysia and includes northeastern India, south of Brahmaputra River, Myanmar, southern part of China's Yunnan province, Lao People's Democratic Republic, Cambodia, Vietnam, Thailand, and Nicobar part of India as well. ठीक है, अब क्या है, ये जो हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दुनिया में कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसे होते हैं विच आर हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स, जहां पे बायोडाइवर्सिटी इज एक्चुअली लॉस्ट मोर देन इवन 70%, 80%। इंडो बर्मा रीजन हॉटेस्ट हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। सुंडालैंड जिसका निकोबार अपना पार्ट है, फिलीपींस, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में आता है भैया। मेडागास्कर, राइट, उसके अलावा तंजानिया, कीनिया, कैरिबियन आइलैंड, ब्राजीलियन अटलांटिक फॉरेस्ट, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट। आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर हॉटेस्ट हॉटस्पॉट, बट वी आर मोर कंसर्न अबाउट इंडिया ओनली। तो यहाँ पे आपका आता है वेस्टर्न घाट एंड द श्रीलंका, इंडो बर्मा, और ये सुंडालैंड वाला जो पार्ट है विच इज आवर निकोबार इज ऑल्सो इंक्लूडेड देयर। बाकी अगर आपको देखना देख सकते हो, अगर आपको याद करना याद भी कर सकते हो। पोलिनेशियन, माइक्रोनेशिया, ये वाले जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं। अपना साउथ वेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया है, दिस पार्ट इज ऑल्सो कवर्ड देयर। फिलीपींस इज ऑल्सो कवर्ड देयर। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो साउथ सेंट्रल चाइना यहाँ पे इंक्लूड हो गया आपका। कोकेशियस माउंटेन्स जो हैं अपनी, इधर से तंजानिया कीनिया वाला पार्ट है, यहाँ पे मेडागास्कर इज देयर। यहाँ पे जो है हमारे पास 2 आते हैं, केप फ्लोरेंस्टिक, और इधर आता है सक्कुलेंट कुरू। इधर से वेस्टर्न अफ्रीकन जो फॉरेस्ट है, देन मेडिटेरेनियन बेसिन अपना आता है। उसके अलावा अगर आप अमेरिका में जाएं तो वी हैव ब्राजील वाला पार्ट, ब्राजीलियन अटलांटिक फॉरेस्ट, देन वी हैव चोकोड्रेडियन वेस्ट इक्वेडोर वाला जो पार्ट इधर से आता है, देन वी हैव सेंट्रल चिली, इट इज ऑल्सो देयर, देन वी हैव दिस मीजो अमेरिका वाला पार्ट, सेंट्रल अमेरिका पार्ट है, देन वी हैव कैरिबियन, देन वी हैव कैलिफोर्निया फ्लोरेंसिंग, और इधर से आपका फिर आ जाता है ये पोलिनेशिया विच इज ऑल्सो देयर। तो दीज आर सम ऑफ द आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये अपने हॉटेस्ट, अपने जो हॉटस्पॉट हैं, जिसके अंदर ये सारे हॉटस्पॉट हैं, जिसके अंदर दीज आर सम ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स जो आपको याद करने हैं, प्रीलिम्स के लिए आपसे पूछ सकता है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट्स हमारे पास होते हैं, कोस्ट, एस्चुरीज, वेटलैंड्स एंड ऑल दैट, दैट इज योर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एंडेमिज्म, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंडेमिज्म का मतलब ये होता है कि इट्स अ स्पीसी, मे बी प्लांट स्पीसी, मे बी एनिमल स्पीसीज, विच आर, इट इज वेरी यूनिक टू द पर्टिकुलर हैबिटाट, इट इज नॉट फाउंड समवेयर एल्स ओनली, इट इज फाउंड ओनली इन देयर ओनली, दैट इज कॉल्ड एंडेमिज्म। और एक स्पीसी ऐसा होता है जो हर जगह पाया जाता है, उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देर आर एक्चुअली मोर देन 2 lakh species in India, including plant and animal, which are found only in India. They are endemic to India. प्लांट्स इसके अंदर सब आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो सब यहां पे इंक्लूड हो जाते हैं। एक टर्म होती है जिसे कहते हैं कीस्टोन स्पीसी।
की का मतलब क्या होता है? चाबी। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसी होता है उसे हम लोग कीस्टोन स्पीसी कहते हैं। ये वो स्पीसीज होता है जिसके आने से और जिसके जाने से पूरा इकोसिस्टम का जो है करेक्टर चेंज हो जाता है। अगर ये रिमूव कर दिया इकोसिस्टम से तो दूसरे जितने भी स्पीसीज वहां पे हैं सबके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। दैट इज द की स्टोन स्पीसीज। यूजली वो स्पीसीज होते हैं जो, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जो अपने कार्निवोर्स होते हैं, जो टॉप पोजीशन पे बैठे होते हैं, या फिर कोई और लार्ज एनिमल भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दीज आर द की स्टोन स्पीसीज। जैसे हम लोग लायन की बात करें, टाइगर की बात करें, एलिफेंट्स की बात करें, ठीक है, ये अपने की स्टोन स्पीसीज होते हैं, की स्टोन स्पीसीज होते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल टॉप प्रीडेटर्स जैसे टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल, एलिफेंट are considered as the keystone species because they regulate all other animal population indirectly. अगर टाइगर्स नहीं होंगे, लायंस नहीं होंगे, देन डियर की जो पॉपुलेशन है दैट इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूज एंड इट मे लीड टू डेजर्टिफिकेशन बिकॉज डियर्स विल कंज्यूम ग्रास। तो लायन क्या करता है? डियर की पॉपुलेशन को बैलेंस करता है। तो दैट इज वाई दिस लायन और दी, ये जो अपने प्रीडेटर्स होते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, दे एक्चुअली डिसाइड दैट। एलिफेंट जो है वो कार्निवोर नहीं है, बट एलिफेंट इज ऑल्सो कीस्टोन स्पीसी बिकॉज ये दूसरे एनिमल्स को इंपैक्ट करता है। इफ अ कीस्टोन स्पीसी इज लॉस्ट इट विल रिजल्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ द होल इकोसिस्टम। जैसे इसने एग्जांपल यहां पे दिया है, सर्टेन प्लांट स्पीसीज जैसे इबोनी ट्री, इंडियन लॉरेल एक्सक्लूसिवली डिपेंड्स अपॉन द बैट्स फॉर इट्स पॉलिनेशन। अगर बैट्स नहीं होंगे तो इनका ग्रोथ नहीं होगा, इनका पॉलिनेशन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो बैट्स होती हैं दे आर ऑल्सो कीस्टोन स्पीसीज बिकॉज बैट्स की पॉपुलेशन कैन इंपैक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो बेसिकली कीस्टोन स्पीसीज तो ऐसा होता है जिसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस होती है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। फिर एक अपने पास आता है फाउंडेशन स्पीसीज। फाउंडेशन स्पीसी बेसिकली वो होता है, is a dominant primary producer in an ecosystem both in terms of abundance and influence, जैसे kelp in the kelp forest corals। फाउंडेशन स्पीसीज वो होता है जिसकी वजह से शुरुआत होती है इकोसिस्टम की, जो डोमिनेट करता है वहां पे, और ये इट इज यूजुअली प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। जैसे कैल्प फॉरेस्ट के अंदर कैल्प, उसका नाम ही कैल्प फॉरेस्ट है, ठीक है। जैसे पाइन फॉरेस्ट के अंदर पाइन हो गया, दैट्स ऑल्सो। कोरल रीफ के अंदर कोरल्स हो गए, दे आर द फाउंडेशन स्पीसीज। उन बाकी सारी चीजें उनसे होती हैं, शुरू होती हैं, रेगुलेट होती हैं। फिर अपने पास आता है फ्लैगशिप स्पीसी। फ्लैगशिप स्पीसीज बेसिकली इंपॉर्टेंट तो होता ही है, बट यूजली फ्लैगशिप स्पीसीज ऐसा होता है जिसके साथ हमारे इमोशंस कनेक्ट होते हैं, जिसका यूज करके हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। फ्लैगशिप स्पीसी ऐसा स्पीसीज होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं टू डिनोट द सेंसिटिविटी ऑफ आवर इकोसिस्टम। जैसे ग्रेट पांडा, जायंट पांडा इन चाइना, अफ्रीकन एलिफेंट, इंडियन टाइगर, जैसे अपना स्नो लेपर्ड्स, ये अपने फ्लैगशिप स्पीसीज होते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे अगर आप पोलर रीजन्स की बात करो तो पोलर बेयर, क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस को दिखाने के लिए पोलर बेयर का यूज किया जाता है, उसकी पिक्चर का यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर अट्रैक्टिवनेस, देयर डिस्टिंक्टिवनेस, देयर वल्नरेबिलिटी and their ability to make public aware about the sensitivity of the ecosystem. They are called flagship species, जो बेसिक आप ये समझ लें फ्लैग के ऊपर लगाए जाते हैं ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं सेंसिटिविटी को, वो सब होते हैं। अब इंडिया के अंदर जो है अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी जो है पाई जाती है, थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। बेसिक दिस इज अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करवाने का तो नहीं है। लेकिन जैसे आप हिमालयन माउंटेन सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो ईस्ट हिमालय, वेस्ट हिमालय दोनों अलग अलग हैं। वेस्टर्न हिमालय के अंदर आप देखोगे तो रेनफॉल कम होता है, स्नोफॉल ज्यादा होता है। ईस्टर्न हिमालय में स्नोफॉल इज लेस, रेनफॉल इज मोर। तो इसका मतलब जो डाइवर्सिटी है दैट इज मोर इन द ईस्टर्न हिमालय, लेस इन द वेस्टर्न हिमालय। और उसकी वजह से वहां पे डाइवर्सिटी यानी कि फ्लोरा और फोना होता है वो भी अलग अलग पाया जाता है। इफ यू गो टू द वेस्टर्न हिमालय यूजुअली विल फाइंड अल्पाइन टाइप ऑफ वेजिटेशन,
बट इफ यू गो टू द ईस्टर्न हिमालय, स्पेशली लोअर जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, यू विल फाइंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो, बिकॉज देयर इज रेनफॉल इज वेरी हाई। हिमालयन फुट हिल्स में अगर आप आते हो तो हिमालयन फुट हिल्स में, जिसमें आप तराई रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तराई रीजन की बात कर रहे हैं, वहां पे आपको जो है मॉनसून एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से स्पीसीज वहां पे डोमिनेट करते हैं? साल, सिल्क कॉटन ट्रीज, जायंट बैम्बूज, टोल ग्रासी मीडोज, सवाना इन तराई, उसकी वो बात कर रहा है, ठीक है। फोना में जैसे एलिफेंट, सांबर, सौंप डियर, चीतल वगैरह, ये सब आपके वहां पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट कम्स आवर वेस्टर्न हिमालय रीजन। वेस्टर्न हिमालय में भी हमारे पास दो आएंगे, एक हाई ऑल्टीट्यूड आएगा जैसे नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई, डोडा बेटा, वो सब हिल्स जो अपनी होती हैं, राइट। फिर एक जो है लो लेवल ऑफ प्लेन आएगा। तो यहाँ पे जैसे फ्लोरा की अगर बात करें तो वी हैव नेचुरल मॉनसून एवरग्रीन फॉरेस्ट। वेस्टर्न घाट के अंदर बहुत बारिश होती है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी वहां पे पाए जाते हैं। रोडोडेंड्रोन्स, जो अगर आप कभी पहाड़ों में गए हो तो वहां पे फ्लावरिंग प्लांट्स जो है पाए जाते हैं, दीज आर रोडोडेंड्रोन्स। ड्वार्फ हिल बैम्बू, बर्च फॉरेस्ट मिक्स्ड विद अल्पाइन पास्चर्स। अल्पाइन पास्चर थोड़े हाइयर ऑल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। फोना की अगर बात करें तो तिब्बतन वाइल्ड एस, तिब्बतन गजेल, डियर, दिस ग्रिफन वल्चर्स, ठीक है, सिक्किम स्टैग वगैरह, वो सब वहां पे पाए जाते हैं। देखिए सिक्किम स्टैग वहां भी पाया जाता है वेस्टर्न घाट के अंदर, ठीक है, नाम इसका सिक्किम है बट इट इज ऑल्सो फाउंड देयर। ईस्टर्न हिमालय के हम लोगों ने बात कर ही ली है, ठीक है, जैसे रेड पांडा, होग बैजो, फॉरेस्ट बैजो, ये सब वहां पे पाया जाता है। और जैसे ओक, मैंग्रोलियास, लोरेल्स, बर्चिस, ठीक है, इस तरह की आपको वहां पे प्लांट्स लाइफ देखने को मिलती है। पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो इंडियन सब रीजन, इसके अंदर दो रीजन आते हैं, पेनिनसुलर इंडिया and its extension into the drainage basin of the Ganga river system, which is a part of Ganga river system, जो अपना बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके ड्रेन होता है, उसकी वो वहां पे बात कर रहा है, ठीक है। या फिर जो वेस्टर्न घाट से रिवर ओरिजिनेट होती हैं और फिर वो जाके बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन करती हैं। एक आता है अपना डेजर्ट रीजन ऑफ द राजस्थान थार डेजर्ट। तो ये दोनों पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। पेनिनसुलर इंडिया में थार डेजर्ट भी आता है, ठीक है। जो अरावली है दैट्स अ पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट। इवन देयर आर सम हिल्स इन जैसलमेर आल्सो, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो दैट पार्ट एंड द साउथ इंडिया वाला पार्ट, जिसके अंदर आपका महाराष्ट्र प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, राइट, वो सब आपका वहां पे आ जाए, नदन सिरकार एंड ऑल दैट, दैट्स अ पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे भी जो है यू कैन क्लियरली सी वी हैव डिफरेंट, साल इज देयर, टीक इज देयर, ठीक है, वो सब आपका यहाँ पे मिलता है। होना में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, दीज आर जस्ट नेम्स, यू जस्ट नीड टू मेमोराइज देम। डेजर्ट की बात करें तो वहां पे आपको यूनिक टाइप का फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलता है, ठीक है। थोर्नी ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कैक्टस हो गया, उस तरह के आपको देखने को मिलते हैं। फोना में आपको जो है जैसे कुछ लिजर्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, स्नेक्स आपको देखने को मिलेंगे, रेप्टाइल्स काफी होते हैं वहां पे, ठीक है। वाइल्ड एस, जैसे अगर आप गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में जाओ तो वहां पे जो है वाइल्ड एस आपको देखने को मिलते हैं। ब्लैक बक, जिसे सलमान खान ने मार दिया था वहां पे, डेजर्ट कैट एंड ऑल दैट, वो सब आपको वहां पे देखने को मिलता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यस, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वो आपको राजस्थान में काफी देखने को मिलता है। काफी तो नहीं है, 150 टू 100 के आसपास ही बचे हुए हैं। उसके अलावा गैको एंड ऑल दैट, वो सब आपको देखने को मिलेगा, राइट। वेस्टर्न घाट में अपना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा पाए जाते हैं। तो वहां पे आपको जो है नीलगिरी जो है, ताड़ आपको देखने को मिलेगा, शोलाज, जो फॉरेस्ट होते हैं अन्नामलाई, पलानी हिल्स वगैरह में, अगर आप नीलगिरी के आसपास जाओगे उससे नीचे तो आपको शोला, जो बेसिकली जो तमिलनाडु के अंदर जो इनको कहा जाता है, तो ये आपको वहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सब आपका जो है एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये आपको सब कंटेंट मिल ही जाएगा, तो वहां से आप इसको याद कर सकते हो। अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें तो यस, वहां पे मैंग्रोव्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं। फ्लोरा की बात करें तो अंडमान पिग, फोना की बात करें तो अंडमान पिग, क्रैब ईटिंग मकाक, मकाक बेसिकली एक मंकी टाइप ऑफ मंकी, ठीक है। सीवेट आपको वहां पे देखने को मिलता है, डियर एंड ऑल दैट, वो सब आपको देखने को मिलेगा। सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। तो दीज आर एक्चुअली जस्ट द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे सुंदरबन के अंदर जो अपना मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको पाए जाते, मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर काफी संख्या में आपको वहां पे देखने को मिलता है। सो वन कॉन्सेप्ट इज हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट। वन मोर कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज होप स्पॉट। होप का मतलब उम्मीद। तो ये वो स्पॉट होते हैं, होस्ट स्पॉट इज एन एरिया ऑफ द ओशन दैट मेरिट्स, अच्छा ये ओशन के अंदर होते हैं, लैंड पे नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दीज आर फाउंड ओनली ऑन द ओशंस, एंड जहां पे वी प्रोवाइड इट स्पेशल प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड यूनिक
अंडर वाटर हैबिटाट, जैसे अंडमान निकोबार के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इट्स अ हॉटस्पॉट डिक्लेयर्ड बाय IUCN, ठीक है, IUCN। तो पहली बात आपको सिंपल इतना सा समझना है कि सिर्फ वाटर के अंदर मिलता है, ओशियंस के अंदर मिलता है, लैंड के ऊपर नहीं मिलता है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है इट्स अ वेरी यूनिक प्लेस जहां पे दुनिया भर से जो है बर्ड्स जो है माइग्रेट होके आते हैं। ऐसे ही हमारे लक्षद्वीप के अंदर भी हैं, ठीक है। तो इंडिया में दो हॉटस्पॉट, इधर से आपका अंडमान निकोबार आ गया, उधर से आपका लक्षद्वीप आ गया, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव सम स्ट्रेटेजिक आल्सो इंडिया में टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। तो दो तरह से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, वन इज इन सिटू, वन इज एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब होता है ऑन द साइट, मतलब जहां पे थ्रेट है वहीं पे प्रोटेक्ट करना है, उस स्पीसी को कहीं और लेके नहीं जाना है, दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन। कैसे होता है? दो मेथड होते हैं, ईदर बाय प्रोटेक्टिंग और क्लीनिंग अप द हैबिटेट इटसेल्फ, यस, और बाय डिफेंडिंग द स्पीसी फ्रॉम प्रीडेटर्स। तो ये बेसिकली मतलब यहां पे वहां पे अगर कोई थ्रेट है तो उस थ्रेट को रिमूव कर दो तो स्पीसी खुद ब खुद प्रोटेक्ट हो जाता है। जैसे कहीं पे इन्वेजिव स्पीसीज हो जाते हैं, तो इन्वेजिव स्पीसीज जो है वो लोकल स्पीसीज को जो है थ्रेट करते हैं, धीरे धीरे उनको एलिमिनेट कर देते हैं। तो अगर हम लोग इन्वेजिव स्पीसीज को रिमूव कर देंगे तो अपना जो इंडिजिनस जो वहां पे अपना स्पीसी है इट विल बी ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड। और दूसरा वहां पे रहता है बाय डिफेंडिंग द स्पीसीज फ्रॉम द प्रीडेटर्स, हेयर स्ट्रेस इज लेड अपॉन द प्रोटेक्शन ऑफ द टोटल इकोसिस्टम। तो किसी खास स्पीसीज के ऊपर यहाँ पे फोकस नहीं किया जाता, पूरे इकोसिस्टम के ऊपर फोकस किया जाता है, और इसे हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। जैसे हमारे यहाँ पे नेशनल पार्क्स होते हैं, सेंचुरीज होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टेड एरियाज। और ये तीनों अलग अलग होते हैं, इनका पर्पस भी अलग अलग होता है, इनके जो लॉज होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे नेशनल पार्क इज एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड वेयर एक्टिविटीज लाइक फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग एंड कल्टिवेशन आर नॉट परमिटेड, दे आर हाईली प्रोटेक्टेड। ग्रेजिंग आप वहां पे नहीं कर सकते हो, प्राइवेट ओनरशिप इज ऑल्सो नॉट अलाउड, तो वहां पे गवर्नमेंट ओनरशिप होती है, दे आर हाईली प्रोटेक्टेड, नेशनल पार्क्स आर हाईली प्रोटेक्टेड। फिर एक अपने पास आता है सेंचुरीज। देखो सेंचुरीज के अंदर वी कंजर्व ओनली एनिमल्स, और यहां पर भी ह्यूमन एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है, जैसे हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, कलेक्शन ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे टेंडू लीव्स हो गए, हनी हो गया, ठीक है, वो सब करके। यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप कुछ हद तक अलाउड की जाती है, एज लॉन्ग एज दे डू नॉट थ्रेट द लोकल वेजिटेशन और द लोकल इकोसिस्टम। प्राइवेट ओनरशिप इज एक्चुअली अलाउड अप टू सम एक्सटेंट। फिर अपने पास आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है इसे कहते हैं MAB, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, विच इज एक्चुअली एस्टेब्लिश्ड बाय यूनेस्को। इट स्टार्टेड इन 1975। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है वी नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। इसमें नेचर को भी प्रोटेक्ट करना है और ह्यूमन नीड्स को भी कभी टेक केयर करना है। तो जो लोकल कम्युनिटीज वहां पे रहती हैं, वी ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स एंड वी ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ द इकोसिस्टम, आवर वाइल्ड लाइफ एज वेल। तो क्या करते हैं हम लोग, लोकल कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व कर देते हैं प्रोटेक्शन में, उनको राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि दोज पीपल आर लिविंग देयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो दे नो बेटर, दे नो दैट जंगल बेटर, दे नो व्हाट टू डू बिकॉज दे डिपेंड अपॉन दैट। तो इसलिए उनके साथ मिलकर जो है प्रोटेक्शन की जाती है। दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड बायोस्फीयर रिजर्व। एंड बायोस्फीयर रिजर्व इज एक्चुअली कैटेगराइज्ड और इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। कोर जोन, ये सबसे बीच वाला जो रेड वाला आपको नजर आ रहा है, दिस इज द कोर जोन। यहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, दिस इज लीगली प्रोटेक्टेड। और यू कैन से मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कोर एरिया होता है, दिस इज आवर टाइगर रिजर्व। इट वॉज डिक्लेयर टाइगर रिजर्व अंडर टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि टाइगर को हाईली सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन टाइगर को दी जाती है इंडिया में, है ना।
तो इसीलिए इसको कोर एरिया को रखा गया है, ह्यूमन एक्टिविटीज वहां पे अलाउड नहीं है। तो जो हम वाइल्ड लाइफ सफारी वगैरह करते हैं वो कोर एरिया में अलाउड नहीं होती है। कुछ रिसर्च पर्पज के लिए कुछ एक्टिविटीज अलाउड की जा सकती है, यस, अगर कोई डिसीज वगैरह वहां पे है तो उसको स्टडी करने के लिए मे बी वैक्सीनेशन एंड ऑल दैट किया जा सकता है, बट कमर्शियल ह्यूमन एक्टिविटीज एक्चुअली नॉट अलाउड। फिर एक अपना आता है बफर जोन। बफर जोन के अंदर जो है लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है, जो कोर जोन के जो है चारों तरफ होता है। फिर अपने पास आता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन के अंदर जो आसपास के जो गांव होते हैं, एग्रीकल्चर जो लैंड होती है, वो सब वहां पे आता है, ठीक है। लेकिन बायोस ट्रांजिशन जोन के अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे वहां पे आप कोई ऐसा कोई माइनिंग नहीं कर सकते जो बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। आप वहां पे कोई केमिकल फैक्ट्री वगैरह नहीं लगा सकते विच इज डेंजरस फॉर द वाइल्ड लाइफ। तो ट्रांजिशन जोन इज बेसिकली दैट जोन, कभी कभी हमारी जो वाइल्ड लाइफ होती है वो बाहर आ जाती है कोर एरिया से और बफर एरिया से, ताकि उनको एक जगह मिल सके। तो इट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रोटेक्टेड एरियाज टू द नॉर्मल ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पे आपका टूरिज्म एक्टिविटीज वगैरह अलाउड होती हैं, होटल्स वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, ठीक है। ऑल दोस थिंग्स आर अलाउड एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। तो आपको मैंने बता ही दिया बायोस्फीयर रिजर्व का मेजर जो गोल है वो क्या होता है। इसमें जो लोकल कम्युनिटी होती है उसके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है, टू कंजर्व फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ह्यूमन रेस यूज द डाइवर्सिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स विद इन नेचुरल इकोसिस्टम, टू प्रोवाइड एरियाज फॉर द इकोलॉजिकल एंड द एनवायरमेंटल रिसर्च, टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आपको यहां से याद करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व मींस a balance between human needs and the ecological conservation। जैसे आपने मूवी देखी होगी अवतार। अवतार के अंदर क्या रहता है, देर इज अ पर्टिकुलर प्लेस जहां पे इट इज बिलीव्ड कि वहां पे डेटीज रहती हैं, वहां पे भगवान रहता है उस पर्टिकुलर ट्राइब का। ऐसा ही हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जो किसी खास एरिया को सैक्रेड मानती हैं। देर में बी सम सैक्रेड लेक्स, देर में बी सैक्रेड फॉरेस्ट ऑल्सो। They have their own belief, religious belief, cultural beliefs, or they are not disturbed actually. So it is also some type of protection to those lakes, to those forests, ठीक है। वो भी उसी के अंदर में आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे सच सैक्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया आर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, मेघालय एटसेट्रा। सिक्किम के अंदर जो है कोंचे पालरी लेक इज डिक्लेयर्ड अ सैक्रेड लेक बाय पीपल, तो इसलिए जो है इसे प्रोटेक्ट किया जाता है। ये आपको लेक का नाम याद रख सकते हो, ठीक है। खेंचो पालरी लेक इन सिक्किम, इट्स अ डिक्लेयर्ड अ सैक्रेड लेक। बाकी मैंने आपको ये अलग से बता ही दिया है, ठीक है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये दोनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा जो है 1972 उसके अंदर में प्रोटेक्ट होते हैं, और ये जो यूनेस्को का प्रोग्राम है उसके अंदर में प्रोटेक्ट होते हैं। नेशनल पार्क के अंदर जो है ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्शन होता है उतना नहीं होता है। और भाई बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर तो होगा ही, बिकॉज वहां पे कोर एरिया होता है, टाइगर रिजर्व होता है। जो बाउंड्रीज होती हैं नेशनल पार्क की, दे आर क्लियरली डिलिनेटेड, दे आर क्लियरली डिमार्केटेड बाय द लॉ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो है थोड़ा लाइन ब्लरी होती है, उतना हाईली प्रोटेक्शन नहीं होता, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी हाईली प्रोटेक्टेड होता है। आयुसेन स्टेटस की बात करें तो कैटेगरी 2 में आता है, ये कैटेगरी 4 में आता है, ठीक है। और यूजली ये जो है आयुसेन कैटेगरी में 5 में आता है प्रोटेक्टेड एरियाज में। तो कुछ डिफरेंसेस जो है आपको यहाँ पे थोड़े पते होने चाहिए। चलिए, ये तो हो गया अपना इन सिटू नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन द प्लेस ओनली, ऑन द साइट ओनली। एक्स सिटू में हम लोग उल्टा करते हैं। एक्स सिटू में जहां पे थ्रेट होता है वहां से उस स्पीसीज को लेके चले जाते हैं कहीं और, जहां पे उसकी ग्रोथ होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। एक्स सिटू मतलब एक्सटर्नल ऑफ द साइट, आउटसाइड ऑफ देयर ओरिजिनल हैबिटाट, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। जैसे सीड जीन बैंक होते हैं, जर्मोप्लाज्म बैंक होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपने जितने सीड्स होते हैं उनको जाके स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में उनको यूज किया जा सके, ठीक है। जीन बैंक होते हैं। क्रायो प्रेजर्वेशन होती है, बहुत लो टेम्परेचर पे अराउंड -176 डिग्री टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन पे स्टोर किया जाता है बॉडीज को, टिश्यूज को, सीड्स को, स्पीसीज को, ठीक है, स्टोर किया जाता है। क्रायो प्रेजर्वेशन।
एक दुनिया में कॉन्सेप्ट है, बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, जिसे ह्यूमन क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। क्रायो मीन सब जीरो, वेरी लो टेम्परेचर। ह्यूमन क्रायो प्रिजर्वेशन जिसको कहते हैं, जिसके अंदर जो इंसान मर जाता है उसको वहां पे बहुत लो टेम्परेचर पे स्टोर की जाती है उसकी बॉडी फॉर फ्यूचर। ऐसा माना जाता है कि अगर फ्यूचर में साइंस डेवलप होगी, दोज पीपल कैन बी अलाइव अगेन। दैट्स अ काइंड ऑफ वियर्ड आइडिया, बट इट्स अ प्रोजेक्ट देयर। ठीक है। बोटेनिकल गार्डन होते हैं, जूस होते हैं, ये सब अपने एक्स सीटू कंजर्वेशन प्रोटेक्शन मेथड्स होते हैं। तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द एक्स सीटू कंजर्वेशन? मतलब चैलेंजेस, ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि इट एक्चुअली स्टॉप्स द नेचुरल एवोल्यूशन। नेचुरल एवोल्यूशन तो भैया वही होगा जहां पे नेचुरल हैबिटाट होगा, बट यहां पे तो नेचुरल नहीं है। जैसे आपने क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन किया, वो नेचुरल तो नहीं हुआ, वो तो आर्टिफिशियल हो गया, और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, because you need to put in extra power, extra resources there, so you need to actually invest lot of money for the ex situ conservation. और ex situ conservation है because we have a limitations of space, तो इसलिए जो स्पीसीज होते हैं वो अपने नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशन को वहां पे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अब एक टाइगर को पकड़ के ले आए आप जंगल से और उसको आपने जू में डाल दिया। अब जू में उतनी जगह थोड़ी है ना टाइगर के पास जितनी अपनी जंगल में होती है, तो कुछ लिमिटेशंस वहां पे होती हैं। ठीक है, चलिए। उसके अलावा हमारे पास एक नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ भी है, और प्राइम मिनिस्टर जी जो है इसको चेयर करते हैं। और नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 16 के बीच में जो है, इट वाज अडॉप्टेड इन 2002। इट एंश्योर्स पीपल पार्टिसिपेशन एंड देयर सपोर्ट फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और इसके अंदर में जो है इसको बनाया गया था। ये थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। कई बार वो पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। That was about the basic concept of the biodiversity. Biodiversity से ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं, they come from the current affair aspect. ठीक है, तो और एंड लॉ रिलेटेड एक्ट्स, लॉ प्रोविजंस, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक, वो हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है, सीबीडी वगैरह हम लोग जब पढ़ेंगे, स्टॉकहोम कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन, ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल, वो हम लोग लेटर ऑन ऐड करेंगे उसमें। देन कम्स टू द क्लाइमेट चेंज एस्पेक्ट। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ये हमारा आज का सेकंड टॉपिक है। अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है क्लाइमेट चेंज क्या होता है। क्लाइमेट चेंज इज अ लॉन्ग टर्म चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस और क्लाइमेटिक फिनोमिनास सच एज साइक्लोन्स, रेनफॉल, विंड पैटर्न, हीट डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। क्योंकि क्लाइमेट इटसेल्फ मींस लॉन्ग टर्म, वेदर इज अ शॉर्ट टर्म मेजर। वेदर चेंजेस एवरी टाइम, every week, every hour, every second. Climate means long term average. So when we talk about climate change, we talk about change in the climatic conditions over a period of time, 30, 40, 50, 100 years. And climate change is actually a reality now, because those factors which constitute the climate, they are changing. जैसे heat, wind speed, humidity, pressure, these are the factors, they make our climate. Because their factors are changing, so outcome is also changing. और यहां पे सबसे बड़ा जो रोल आता है वो आता है ग्रीन हाउस गैसेस का। ग्रीन हाउस गैसेस, ये थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, इसी के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसके अंदर यही चीजें दी गई हैं, रेनफॉल, टेम्परेचर, स्नो एंड ऑल दैट, वो सब यहाँ पे आता है आपका। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? ये भी बड़ा सवाल है। आपने देखा होगा कुछ साल पहले तक हम लोग ना ग्लोबल वार्मिंग वर्ड का यूज किया करते थे, आजकल हम लोग क्लाइमेट चेंज का वर्ड का ज्यादा यूज करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बहुत कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली कैन क्रिएट एन इंप्रेशन दैट अर्थ इज वार्मिंग, ओवरऑल एवरीवेयर अर्थ इज वार्मिंग, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। किसी किसी जगह पे एक्चुअली विंटर्स आर एक्चुअली हार्शर नाउ, विंटर्स आर हार्श। किसी किसी जगह पे नाउ स्नोफॉल इज मोर एज इट वाज इन 50 ईयर्स अगो, ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है। तो उस केस में लोग ये कहते हैं कि अरे कहां है ग्लोबल वार्मिंग, पहले यहाँ पे स्नोफॉल जो है वो 5 सेंटीमीटर होती थी, अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो रही है, भाई कहाँ है? पहले विंटर जो है 2 महीने की होती थी, अभी विंटर जो है 2.5 महीने की हो रही है। पहले विंटर में जो है दिल्ली में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 5 डिग्री जाता था, अब वो 0 डिग्री जा रहा है। कहाँ है ग्लोबल वार्मिंग? सम पीपल मे आस्क।
तो इसीलिए जो ग्लोबल वार्मिंग का जो वर्ड है, इट क्रिएट्स बिट कंफ्यूजन इन आवर माइंड. दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज ये कहता है भैया क्लाइमेट इज चेंजिंग. विंटर में गेट हार्शर, समर ऑल्सो में गेट हार्शर. दोनों चीजें ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं. एवरी फिनोमिना इज एक्चुअली गेटिंग हार्शर. पहले अब साल में 3 साइक्लोन आते थे, अब 5 आ रहे हैं. साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज हो ही रही है, इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है. विंड स्पीड, पहले हीट वेव जो है कम आती थी, अब हीट वेव ज्यादा आ रही है. पहले स्नोफॉल कम होती थी, अब ज्यादा हो रही है. एवरी फिनोमिना इज गेटिंग इंटेंसिफाइड. दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज. ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली फोकस ऑन द वार्मिंग. Climate change focus on the warming and cooling both. It's the severity of the phenomena. Every phenomena, climatic phenomena, is actually getting more severe. That is climate change. इसीलिए climate change is actually more appropriate term. Global warming थोड़ा सा confusion create करता है. The global warming often refers to the warming that can occur as a result of the increased emission of the greenhouse gases from the human activities. Of course, वो थोड़ा हम आगे जाके देखेंगे. ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दैट. ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है भैया, ग्रीन हाउस गैसेज का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेज दे हैव दिस एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट. मोर ग्रीन हाउस गैसेज मींस मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट मींस मोर ट्रैपिंग ऑफ द हीट इन एटमॉस्फेयर एंड देयर इज मोर टेम्परेचर. इट मे लीड टू अदर एस्पेक्ट ऑल्सो. थोड़ा हम उसको आगे जाके देखेंगे. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर बात करें, अगर वी टेक 1750 एज अ डेट, एज अ ईयर, यहां से इफ वी थिंक दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो क्लियरली आप यहां पे देख सकते हो 1750 के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट हुआ करता था एटमॉस्फेयर में, दैट वाज 280 पार्ट्स पर मिलियन. इन 2016 दिस इज 406. क्लियरली यू कैन सी देयर इज मोर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन आवर एटमॉस्फेयर. और ये नेचुरल फैक्टर की वजह से नहीं हो रहा है. This is happening because of the anthropogenic factors, जैसे burning of the fossil fuels, deforestation, soil erosion, agriculture activities, grazing, dairy farming, more rice cultivation. उसकी वजह से बहुत सारा CO2 और मीथेन वगैरह रिलीज हो रहा है, एंड दैट इज लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग. और इसके बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे rise in the sea level, change in the rainfall pattern like monsoon, extreme events like cyclones, like heat waves, they will be more now. Polar vortex, ये भी आप एग्जांपल यहां पे दे सकते हो. More cold waves, heat waves, chilly winds, melting of the ice cap. Yes, जैसे हिमालय के अंदर, ग्रीनलैंड के अंदर, there will be more melting. अगर हिमालय के ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो what is going to be the impact? It will lead to lot of flooding. और जब ग्लेशियर सारे मेल्ट हो जाएंगे, इट विल लीड टू ड्रॉट्स. इट विल नेगेटिवली इंपैक्ट आवर सोइल मॉइस्चर. और सोइल मॉइस्चर का जब इंपैक्ट होगा तो इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, विच में लीड टू हंगर लेटर ऑन. तो फूड सिक्योरिटी इज ऑल्सो कंसर्न. क्योंकि ये पूरी जो सिविलाइजेशन है, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के अंदर इतने करोड़ लोग रहते हैं, दे डिपेंड डायरेक्टली ऑन द रिवर्स. और जब रिवर का पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा, इट विल ऑल्सो इंपैक्ट द ग्राउंड वाटर लेवल्स. देयर विल बी मोर टॉक्सिसिटी इन द ग्राउंड वाटर. तो बहुत खतरनाक होने वाला है. ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर तो है, वो ऑब्वियसली है ही है. ठीक है, स्प्रेड ऑफ डिसीज, यस ऑफ कोर्स, एंड द कोरल ब्लीचिंग. कोरल ब्लीचिंग, तो जो अभी ठंडी जगह है, ठंडी जो जगह है, वहां पे अभी बैक्टीरिया उतने ज्यादा एक्टिवेट नहीं है. लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, व्हेन दोज प्लेसेस वुड बी वार्म्ड, there are going to be more bacterial activities. It may lead to more spread of the disease. लेकिन क्या सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का नेगेटिव इंपैक्ट है? ये भी एक बड़ा सवाल है. देखिए, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यस, नेगेटिव इंपैक्ट्स आर मोर, बट देयर कुड बी सम पॉजिटिव आउटकम्स ऑल्सो. जैसे मोर ग्लोबल वार्मिंग और मोर टेम्परेचर विल लीड टू मोर फोटोसिंथेसिस. यस, ऑब्वियस सी बात है.
More photosynthesis means more vegetation. More vegetation means less desertification और लेस डेजर्ट. तो जो डेजर्ट का स्प्रेड हो रहा है वो कम हो जाएगा. इवन यू विल फाइंड देयर इज सम वेजिटेशन ग्रोथ इन द डेजर्ट ऑल्सो. तो प्लांट ग्रोथ हो सकती है और हो भी रही है, बट दिस इज ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म. मोर CO2, मोर फोटोसिंथेसिस, मोर प्लांट ग्रोथ. तो जो टेम्परेट एरियाज हैं जहां पे अभी एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, वहां पे भी एग्रीकल्चर पॉसिबल हो सकती है एंड हो भी रही है. यू विड बी वेरी शॉक टू नो कि अर्थ के ऊपर नाउ इन 2023 देर आर मोर ट्रीज देन 100 years ago, because many areas in the Siberia, in South America, they are now under vegetation. Earlier they were covered by the snow or they were permafrost because of the global warming. But long term की अगर बात करें, बेनिफिट बहुत कम है, नुकसान बहुत ज्यादा है. So that is why everybody is talking about how to tackle this problem of the climate change and the global warming. और इसके लिए जो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है दैट इज ग्रीन हाउस गैस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ग्रीन हाउस गैस की क्या एबिलिटी होती है? दे एब्जॉर्ब हीट, दे हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स हीट बेसिकली. ठीक है, कैसे काम करता है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है. मैं आपको अलग से जो है यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ कैसे ग्रीन हाउस गैसेस का. एक तो आपको समझ में आ गया, ग्रीन हाउस गैसेस जो है हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, उसको ट्रैप करके रखती हैं. अब ये हमारा अर्थ सरफेस है. सरफेस के ऊपर इंसुलेशन आता है. सन से जो है शॉर्ट वेव्स आ रही हैं, शॉर्ट वेव्स आर कमिंग. अर्थ उनको एब्जॉर्ब करता है शॉर्ट वेव्स को, लेकिन हमेशा तो एब्जॉर्ब करके नहीं रखेगा. अल्टीमेटली अर्थ इज गोइंग टू री रेडिएट दोज रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स, वापिस भेज देता है. लॉन्ग वेव्स की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, लेस एनर्जी रेडिएशंस हैं ये. और जो शॉर्ट वेव्स होती है देर हाई एनर्जी रेडिएशंस बिकॉज दे आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन. तो दे हैव वेरी हाई एनर्जी, हाई एनर्जी, मोर फ्रीक्वेंसी, मोर फ्रीक्वेंसी. तो ये जो अपनी ग्रीन हाउस गैसेस होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, दे एक्चुअली कैन नॉट एब्जॉर्ब हाई एनर्जी रेडिएशंस. बट व्हेन दीज रेडिएशंस गो बैक in the form of less energy radiations or long waves, they are absorbed by the greenhouse gases. और वो उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है. और एब्जॉर्ब हमेशा तो एब्जॉर्ब करके नहीं रखेगा, थोड़े टाइम के बाद वो क्या करता है, उनको वापस भेज देता है. ग्रीन हाउस गैसेज, वाटर वेपर्स एंड ऑल दैट वापस भेज देते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, SF6, ठीक है, वापस भेज देते हैं. अब ये वापस आ गया अर्थ के ऊपर लॉन्ग वेव्स. अर्थ उनको थोड़ी देर के लिए एब्जॉर्ब करेगी, फिर से वापस भेज देगी. अब फिर से उनको ग्रीन हाउस गैस जो है एब्जॉर्ब कर लेंगी और फिर से उसको वापस भेजेंगी. तो ये ना कंटिन्यूस साइकिल चलता रहता है. तो दिस इज एक्चुअली हाउ आवर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब एंड ट्रैप. ये ट्रैप हो गया हीट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर. एंड मोर ट्रैपिंग मीन्स मोर हीट एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर. एंड मोर ट्रैपिंग मीन्स ग्लोबल वार्मिंग. मोर ट्रैपिंग मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्लाइमेट चेंज. तो ग्रीन हाउस गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज इन दैट वे. लेकिन क्या ग्रीन हाउस गैसेज इतनी खतरनाक है? कैन वी सर्वाइव विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज? नो. अर्थ की क्या यूनिकनेस है? अर्थ की यूनिकनेस ये है कि यहां पे वाटर इज फाउंड इन 3 फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दैट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर द लाइफ टू सर्वाइव एंड थ्राइव. अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना होती, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर वुड हैव बीन अप टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड. Because of the presence of the greenhouse gases, that average temperature is actually 15 degrees centigrade. And at this temperature, life is possible. Thanks to greenhouse gas, that there is life on earth. इसके बिना लाइफ नहीं होती. बट हम इसको गाली क्यों दे रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस को? Because of the more anthropogenic addition of the greenhouse gases in the atmosphere, there is more trapping of the heat.
More trapping is leading to more temperature and it is leading to all negative consequences that we have just seen. वो more rising of sea level, glacier melting and all that, वो सब हो रहा है. तो बेसिकली कसूर ग्रीन हाउस गैसेस का नहीं है, कसूर हमारा है. वी आर बर्निंग मोर फॉसिल्स, वी आर हैविंग मोर इंडस्ट्रीज, मोर एग्रीकल्चर, मोर पैडी कल्टीवेशन, उसकी वजह से हो रहा है. तो वी नीड टू एक्चुअली थैंक ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, ये जो है मैंने आपको बताया वो सब इस तरह से रहती हैं. ग्रीन हाउस गैसेस के इंपैक्ट को आप कुछ कुछ इस तरह से भी समझ सकते हो. जैसे इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं. ग्रीन हाउस गैसेस के इंपैक्ट को आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हो. जैसे हमारे यहाँ पे जो नर्सरीज होती हैं जिसके अंदर प्लांट्स, पौधे, फ्लावर्स वगैरह वो सब लगाए जाते हैं, है ना. वो जो नर्सरी अपने यहाँ पे होती हैं, आपने एक चीज देखी होगी, वो इस तरह से होती हैं नर्सरीज, है ना. इनके अंदर जो है हम लोग प्लांट्स, फ्लावर्स वगैरह वो सब लगाते हैं. या तो ये ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लू कलर की, कैसी भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर. इसका काम वही होता है जो ग्रीन हाउस गैसेज का होता है बेसिकली. तो व्हाट हैपेंस, जैसे शादी में टेंट लगाया जाता है, टेंट, वो भी ग्रीन हाउस गैस का, ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम करता है? सन से जब शॉर्ट वेव्स आती हैं तो ये जो टेंट होता है, ये पॉली हाउस होता है जो नर्सरी में लगाया जाता है, इट अलाउज दो शॉर्ट वेव रेडिएशंस अंदर आ गए. बट when these radiations try to go back in the form of long waves, ये जो टेंट होता है ना, it does not allow them to escape, और वो यहीं पे ट्रैप हो जाती है हीट. तो नर्सरी का वो जो टेंट होता है, या जो शादी में हम लोग टेंट के अंदर जाते हैं, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है देन सराउंडिंग, और इसके अंदर वो प्लांट्स, फ्लावर्स भी ग्रो कर सकते हैं जो यूजली उतने कम टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकते. दिस इज हाउ वी यूटिलाइज दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट फॉर आवर ओन यूटिलाइजेशन. इसके कदा एग्जांपल आप वो भी देख सकते हो. जैसे ग्लास होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लास, या जो ग्लास होता है, आपने कभी रियलाइज किया कि हमारी जो गाड़ी होती है, उसको अगर आप 15 सेकंड के लिए धूप में खड़ी कर दें तो उसके अंदर हीट कितनी ज्यादा बढ़ जाती है ना. अगर छाया में खड़ी करेंगे तो उतना हीट नहीं होता है. इसका रीजन भी यही है. जो ग्लास होता है हमारी गाड़ी का, इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ ग्रीन हाउस इफेक्ट. इट अलाउज high energy radiations inside, but it does not allow low energy radiations to escape. तो वो हीट हमारी गाड़ी के अंदर ट्रैप हो जाती है. There are many other examples also, but I hope you got the point. This is greenhouse effect. ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है हमारी अर्थ के ऊपर, दिस इफेक्ट इज एक्चुअली डन बाय ग्रीन हाउस गैसेस. क्योंकि हमारी जो पूरी अर्थ होती है, अपनी जो अर्थ होती है, इट इज सराउंडेड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस. लाइक दैट टेंट, लाइक द ग्लास जो हमारी गाड़ी में होता है, जो ग्लास हमारी बिल्डिंग्स में होता है, समथिंग लाइक दैट. तो इट अलाउ शॉर्ट वेव रेडिएशंस, बट इट डज नॉट अलाउ लॉन्ग वेव रेडिएशन. तो वो यहीं पे ट्रैप हो जाती है हीट. दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. ठीक है, ऑन द प्लेनेट लेवल. प्लेनेट लेवल. आई होप यू गॉट द पॉइंट. जिसके अंदर वो सारी चीजें दे रखी हैं जो मैंने अभी आपको बताया है. ठीक है, अब हमारे पास कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ओजोन एंड वाटर वेपर. ठीक है, ओजोन इनडायरेक्टली एक ग्रीन हाउस गैस होती है, वाटर वेपर डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं. बट वी डू नॉट ब्लेम वाटर वेपर फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बिकॉज इनकी लाइफ बहुत कम होती है. और वाटर वेपर नहीं होंगे तो यार वाटर साइकिल कैसे बनेगा? वो तो जरूरी है ना हमारे लिए. तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, दे डू नॉट स्टे इन द एटमॉस्फेयर फॉर मोर देन 2 weeks. अल्टीमेटली दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल और सम अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. तो वी डू नॉट ब्लेम दैट. एंड ओजोन हमारे लिए बहुत जरूरी होती है. ओजोन ही होगा तो भैया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कौन प्रोटेक्ट करेगा? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस, and these are 6 gases out of them are actually recognized by Kyoto Protocol.
क्योटो प्रोटोकॉल करेंगे आपको तब मैं बताऊंगा, बट इफ यू हैव सम आइडिया, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो टेल मी द नेम ऑफ द गैसेस विच वर ओरिजिनली आइडेंटिफाइड इन द क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे आप लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड ये इनडायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस, शॉर्ट लिव्ड होती है। देखिए इसके अंदर क्या है, एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल है। CO2 के अंदर दो ऑक्सीजन मोलिक्यूल होते हैं। और आपको पता है ऑक्सीजन किस काम आती है? ऑक्सीजन काम आती है किसके? कंबस्शन के। कंबस्शन, बर्निंग। विदाउट ऑक्सीजन नथिंग कैन बर्न, नथिंग कैन बी लाइक कंबस्टेड, राइट? तो जब पूरा कंबस्शन होता है कंप्लीट, तो CO2 निकलता है। जब हाफ कंजप्शन होता है तो सिर्फ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है। दिस इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे व्हीकल वगैरह से निकलता है, इट रिएक्ट्स विद द सनलाइट एंड इट बिकम्स वेरी डेंजरस। फोटोकेमिकल स्मोग का पार्ट बन जाता है वो। इनकम्प्लीट कंबस्शन से होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको जो है पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो क्या ही बताएं, इट इज हैवियर देन एयर, ओडोरलेस, कलरलेस, डिजीनेस, हेडेक और अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। कभी आपने रियलाइज किया कि जब आप क्लासरूम में बैठे होते हो और बहुत हमें नींद आने लगती है, स्पेशली अगर खिड़कियां वगैरह बंद हो तो। कई बार लेक्चर इंटरेस्टिंग होता है फिर भी नींद आती है, क्योंकि सारे के सारे लोग वहां पे रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं क्लासरूम में। CO2 का लेवल बढ़ जाता है और इसे हम लोग फिर इनहेल करते हैं, तो हमें डिजीनेस, हेडेक, अनकॉन्शियसनेस फील होता है। एंड इट इज सोल्यूबल इन वाटर एज वेल। तो वहां पे ये जो है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स बनाता है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था। और जब वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट फर्दर मेक्स द आउटर शेल ऑफ द कोरल रीफ। तो क्या होगा? मोर CO2 इन एटमोस्फियर, more CO2 in the ocean as well, and that makes our ocean water acidic also. It will make carbonic acid. That's dangerous for the coral reef growth. तो सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और यही लिंक आपको समझना है। तो ग्लोबल वार्मिंग में तो खैर करता ही कंट्रीब्यूट है, ओशन एसिडिफिकेशन जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया। देन वी हैव क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर बेसिकली दे आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। जिसके अंदर क्लोरो दिखेगा ना आपको, वो ओजोन को नेगेटिव इंपैक्ट करता है। इसे हम रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल वगैरह में यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना प्रोटोकॉल अपने लिए इसके लिए जो है बना हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को लेके। ठीक है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। इट्स अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। बाद में हम लोगों ने इसको बैन कर दिया और इसको रिप्लेस कर दिया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के साथ। अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन डिप्लीटिंग नहीं है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। अब ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन ये ओजोन डिप्लीटिंग है और ओजोन हमारे लिए जरूरी है। लेकिन ये वाली ओजोन डिप्लीटिंग नहीं है लेकिन ग्रीन हाउस गैस है। अभी इसको भी हम लोग रिप्लेस कर दिया है। तो पहले जो है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की गाली एग्रीमेंट वगैरह वो हम लोग लेटर ऑन करेंगे। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह हम सब बाद में करेंगे। ओजोन इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। इट इज वेरी टॉक्सिक एज वेल। तो ओजोन इज डेंजरस फॉर अस। अगर ग्राउंड पे ओजोन मिलता है इट्स डेंजरस। अपर एटमोस्फेयर में यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन होता है, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर अस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कन्वर्ट O2 इंटू O3। तो जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, वहां से जो है O2 रिलीज होता है। ठीक है, इट लोअर्स आवर रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड न्यूमोनिया। तो ज्यादा अगर O3 हमारी बॉडी में आ जाता है तो कोल्ड हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है। वेरी डेंजरस फॉर द किड्स ऑल्सो। फिर अपने आता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, इट्स अ गैस विच इज देयर। इट्स इट इसके दूसरे इंपैक्ट होते हैं बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड के। ये हम लोगों ने एक बात भी किया था सल्फर साइकिल के अंदर। इट कॉजेज एसिड रेन। ठीक है, विच इज डेंजरस फॉर आवर बिल्डिंग, स्पेशली मार्बल वाली बिल्डिंग जो होती है जैसे ताजमहल। और जब ये हमारे फोग के साथ मिक्स होता है तो ये हमारा बनाता है स्मोग। इफ इट इज मिक्स्ड विद स्मोक,
fog and the sulfur dioxide. Chemically it is reducing mixture and so it is also called the reducing smoke. इसे रिड्यूसिंग स्मोक भी आप कह सकते हो। फोटोकेमिकल स्मोक का मतलब ये होता है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा SO2 होता है, ये जब इसको सनलाइट मिलता है, इसको हीट मिलता है, तो ये दूसरे कंपोनेंट्स के साथ केमिकल रिएक्शन करता है और उससे ये फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है आपके लिए, ठीक है, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, दिस इज आवर स्मोक। तो दिस इज ग्राउंड लेवल ओजोन जो हमारे व्हीकल से निकलती है, व्हीकल से निकलती है, जो मोटर व्हीकल्स वगैरह होते हैं, जो वीओसी कंटेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। वीओसी आप समझते हो ना, वीओसी मतलब जैसे हमारा जो जो स्प्रे होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो हम लोग परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं, वो भी वीओसीज का ही पार्ट होते हैं, वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इधर से आपका आ गया अपना नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये जब कंबाइन करते हैं आपस में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो वो बनाते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। ये पोल्यूशन वाले चैप्टर में बेसिकली हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे, अभी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं कि इट्स अ पार्ट ऑफ पोल्यूशन जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है। ये मैं आपकी एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में ही करवाऊंगा, तो इसको अभी मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, ठीक है। पार्ट ऑफ पोल्यूशन है ये, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक वगैरह हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। हाउ कैन फोटोकेमिकल स्मोक बी कंट्रोल, बिकॉज यहाँ से यूपीएससी में बड़ी क्वेश्चन आ चुका है फोटोकेमिकल स्मोक से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया था। ब्लैक कार्बन एंड सूट, यस, दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, but it's not a gas, it's very fine solid particles, very very fine। जो हमारी चिमनीज होती हैं वहां से जो वो ऐश निकलती है, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स, दे आर अ पार्ट ऑफ दिस सूट एंड द ब्लैक कार्बन। सूट के अंदर फिर जो है बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स, इनकम्प्लीट जो कंबस्शन वाले पार्टिकल्स होते हैं, वो सब आ जाता है। तो होता क्या है, जैसे आप ये समझ लीजिए दिल्ली में जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट है, यहां से ब्लैक कार्बन जो है वो निकला और वो हिमालय में जो है किसी स्नो कवर्ड पीक के ऊपर जाके डिपॉजिट हो गया। और ब्लैक का करेक्टर आपको पता है क्या होता है, ब्लैक सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो वो कहां है, किसी स्नो के ऊपर जमा हो गया, तो वो तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एंड इट मे लीड टू मेल्टिंग ऑफ द स्नो, मेल्टिंग ऑफ द आइस। आइस क्या है, इज द सॉलिडिफाइड पार्ट ऑफ द स्नो ओनली, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ऑफ कोर्स वो पूरा रिमूव वहां से हो जाता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस अल्बीडो। अल्बीडो क्या होता है, अल्बीडो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट। जैसे मेरे हाथ में मेरा पेन है, मेरी शर्ट है, यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, सबका एक अपना अल्बीडो है, सब किसी ना किसी परसेंटेज से सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो उसका अल्बीडो होता है। तो जो हमारे स्नो कवर्ड पीक होते हैं, जो हमारी आइस होती है, इसका जो अल्बीडो होता है दैट इज अराउंड 90%। तो इट रिफ्लेक्ट्स 90% सनलाइट। तो आपने कभी देखा तो जो माउंटेनियरिंग करते हैं लोग, जो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, वो काला चश्मा पहनते हैं टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम द सनलाइट विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्नो। तो जब उसके ऊपर ब्लैक कार्बन जाके डिपॉजिट हो जाएगा तो उसका अल्बीडो अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट। तो मोर ब्लैक कार्बन एक्चुअली लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, that may lead to more water discharge in the rivers, that may lead to floods। तो ये बड़ा डेंजरस है अगर आप लॉन्ग टर्म की इसकी बात करो तो, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा है, आप उसको थोड़ा देख सकते हो। देन वी हैव फ्लाई ऐश, जो हमारी चिमनी से निकलती है या फिर किसी भी जो है बर्निंग उससे निकलती है फ्लाई ऐश। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका, जो है अलुमिना, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर। यहां पे सीधा सीधा यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा गया था 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक अ पार्ट ऑफ द फ्लाई ऐश। इट्स क्वाइट डेंजरस इन दैट सेंस, बट अभी हम लोगों ने तरीके निकाल लिए हैं। फ्लाई ऐश का यूज किया जा सकता है सीमेंट बनाने के लिए, फ्लाई ऐश का यूज किया जा सकता है ब्रिक्स बनाने के लिए, फ्लाई ऐश का यूज किया जा सकता है जो सड़क के किनारे जो एम्बैंकमेंट्स होती हैं उनको फिलअप करने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जा सकता है। और फ्लाई ऐश कैन बी यूज एज अ फर्टिलाइजर ऑल्सो।
बिकॉज दे कैन होल्ड वाटर। तो ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, और यूपीएससी में बहुत बार पूछता है एप्लीकेशन वाला पार्ट। अब बात यहां पे आती है पोटेंशियल की। पोटेंशियल मतलब पावर, औकात जिसको अगर हम लोग बोलें कि कितना पोटेंशियल है इंपैक्ट करने का, कितनी पावर है आपके अंदर इंपैक्ट करने की। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, सबकी इक्वल पावर नहीं होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग इन पोटेंशियल। तो व्हाट वी डू एक्चुअली, वी एक्चुअली टेक कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रेफरेंस, और उससे फिर कंपेयर करते हैं दूसरी गैसेज को, जैसे मीथेन, SF6, उसको कंपेयर करते हैं। तो एज पर दैट इफ यू सी द पोटेंशियल, कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोगों ने 1 मान लिया, और इसका लाइफ साइकिल हम लोगों ने 100 ईयर मान लिया। मतलब 100 ईयर के कंपेरिजन में हम लोग यहाँ पे 1 ले रहे हैं पोटेंशियल। लाइफ टाइम कैन बी मोर और मे बी लेस, बिकॉज अल्टीमेटली CO2 इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एज अ पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वो तो होता ही रहता है। तो कोई मॉलिक्यूल 200 ईयर्स तक भी सर्वाइव कर सकता है, कोई मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ 1 दिन ही सर्वाइव करेगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो इफ वी कंसिडर ओवर पीरियड ऑफ 100 ईयर्स and carbon, we take carbon as 1, methane is 21% stronger than carbon dioxide over 100 ईयर्स। और पूरी लाइफ टाइम की बात करें, इट इज 12 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द कार्बन। आप हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करें, इट इज मोर पोटेंट देन द कार्बन। देखो कितना ज्यादा है यार, कार्बन के कंपैरिजन में 140 से 11,700, एंड इट कैन स्टे मैक्सिमली अप टू 270 ईयर्स, इसका लाइफ टाइम है। पर फ्लोरोकार्बन्स कितना ज्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में, SF6 बहुत ज्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड SF6। पोटेंशियल के हिसाब से आपसे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2011 का डेटा है, ग्लोबल CO2 एमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कंबशन एंड द सम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, चाइना यहाँ पे नंबर 1 है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, इंडिया। ठीक है, आप थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप सोर्सेज की बात करें, तो सोर्सेज में आप यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा किसका सोर्स है, 25.9%, विच इज एनर्जी सप्लाई, मीन्स हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह हैं वहां से सबसे ज्यादा होता है। आप यहाँ पे एग्रीकल्चर को देखिए 13.5%, और यहाँ पे आप यूज कह सकते हो पैडी कल्टीवेशन, उससे मीथेन निकलता है। फॉरेस्ट्री, जो फॉरेस्ट फायर्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो हम लोग डिफोरेस्टेशन करते हैं, उससे बहुत ज्यादा रिलीज होता है। वेस्ट एंड द वेस्ट वाटर 2.8%, ट्रांसपोर्ट 13.1%। तो ट्रांसपोर्ट से ज्यादा, एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा जो है ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं इन टर्म्स ऑफ CO2। उसके बाद हमारा रेजिडेंशियल एंड द कमर्शियल बिल्डिंग्स, एंड फिर अपना आ जाता है इंडस्ट्री 19.4%। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इस सेशन को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अगला जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द पॉल्यूशन। अभी हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।